आपका हमारे इस नए वीडियो में। पिछले कुछ वीडियो से हम लोकतंत्र के बारे में जान रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोकतंत्र की कार्यप्रणाली के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसे काम करती है और उनके क्या क्या पिलर होते हैं जिस पर ये काम करती है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं विधायिका के बारे में। विधायिका यानी कि पूरे देश के लिए जो कानून बनाने का काम करती है। यह एक ऐसा मंच है, संसद पूरे राष्ट्र के लिए कानून बनाती है, लेकिन ये उसके साथ एक ऐसा मंच भी है जन आकांक्षाओं की पूर्ति करती है, यानी कि लोगों के अनुसार यहाँ पे कानून बनाया जाता है। जाना जाता है कि जनता की क्या इच्छा है, यानी कि जनता को क्या चाहिए, उनकी क्या जरूरत है, उसके अनुसार विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाता है पूरे देश के लिए। तो जैसे हम जानते हैं कि केंद्र में कानून संसद बनाती है तथा राज्य में कानून जो बनाती है वो विधानसभा बनाती है। उसके बाद हम यह देखते हैं कि सारे कानून जो होते हैं वो विधायिका ही नहीं बनाती है। कुछ कानून सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी जो होते हैं वो कानून का रूप ले लेते हैं तथा कैबिनेट अगर किसी फैसले को मंजूरी देती है तो भी वो क्या होता है, कानून बन जाता है। तथा कानून जब बनाया जाता है विधायिका के द्वारा, जब भी कानून बनाया जाता है तब इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भारत का जो संविधान है कानून उसके अंतर्गत ही हो, यानी कि संविधान का उल्लंघन ना हो तथा संविधान की जो मूल आत्मा है उसके विरुद्ध ना हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संविधान केशवानंद बनाम जो भारत सरकार का मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा ही एक संविधान का मूल आत्मा बताया गया था, यानी कि संविधान का कुछ एक विशेषता है जिसके जिसके आगे कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके अंतर्गत ही कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर विधायिका केंद्र की हो या राज्य की हो तो वो कानून जो बनाएगी वो संविधान के दायरे में रहकर ही कोई कानून बनाएगी जिससे कि संविधान का उल्लंघन ना हो। उसके बाद हम देखते हैं कि कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका क्या करती है, वो विधायिका जो कानून बनाती है उसको कार्य रूप में परिणित करने का काम जो करती है वो कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका दो तरह के होते हैं, एक तो आपको अस्थायी कार्यपालिका होती है और दूसरा अस्थायी कार्यपालिका होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अस्थायी कार्यपालिका के बारे में। मान लीजिए कि मंत्री है या कोई नेता है जो नौकरशाह को नेतृत्व देने का काम करता है, वो अस्थायी कार्यपालिका होता है जिसका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्षों का होता है। और अस्थायी कार्यपालिका वो होते हैं जो किसी मंत्रालय के सचिव होते हैं या नौकरशाह होते हैं, ये जो भी लोग होते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यायपालिका क्या करती है, शिकायतों का निराकरण करती है, यानी कि दो लोगों के बीच में किसी मामले को लेकर झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया या कुछ भी हो गया, उनको कोर्ट जाना पड़ता है। किसी न किसी लोगों की जरूरत तो होती है कि दो लोगों के बीच अगर कोई मामला है या लड़ाई हो तो उसको निपटाने के लिए भी तो कोई तंत्र की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका क्या करती है, दो लोगों के बीच जो शिकायत होता है उसका निराकरण करती है। उसके बाद हमारे देश में या पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह ऐसा है कि न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका दोनों से अलग रखा गया है, यानी कि स्वतंत्र रखा गया है। इनमें जो लोगों की नियुक्ति होती है वो एक चुनाव प्रक्रिया के द्वारा होती है, आंतरिक एक चुनाव प्रक्रिया होती है जिसके तहत होती है और इसके लिए एक अलग से सारा व्यवस्था किया गया है। उसी के अनुसार क्या होती है, जजों की नियुक्ति होती है, न्यायपालिका की नियुक्ति होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि चौथे पिलर के रूप में हम देखते हैं कि चुनाव। अगर मान लीजिए कि लोकतंत्र में चुनाव नहीं होगा तो लोकतंत्र का तो कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, क्योंकि चुनाव के बिना तो लोकतंत्र की हम कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। चुनाव होगा तभी तो हम अपने पसंदीदा प्रतिनिधि को चुन पाएंगे और उसको हम संसद में भेज पाएंगे जो हमें वहां पे क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व देंगे। तो हम देखते हैं कि चुनाव का क्या है, एक सिद्धांत दिया गया है लोकतंत्र में, उसी के अंतर्गत चुनाव होता है। तो हम पहले देखते हैं कि चुनाव अगर होता है तो उसके लिए क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार, यानी कि सभी को मत देने का अधिकार है। किसी की जाति, वंश, धर्म या लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यानी कि चुनाव में क्या है, सभी को मत देने का अधिकार है। अपने वो पसंदीदा प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, उन पर कोई दबाव नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ योग्यता के साथ कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मान लीजिए कि अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है तो भारत में वो चुनाव लड़ सकता है, नहीं, वो भारत का चुनाव नहीं लड़ सकता है। हम सब यह जानते हैं, हम बहुत ही आसानी से कह देते हैं कि भारत में चुनाव लड़ने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ न कुछ न्यूनतम योग्यता तो रहनी ही चाहिए, जैसे कि वो भारत का नागरिक हो
बहुत ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि का ना हो, और भी छोटी मोटी जो योग्यताएं हैं उनकी उम्र सीमा को लेकर, इन सब चीजों को लेकर एक योग्यता तो निर्धारित की गई है। अगर यह योग्यता आप में है तो आप यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। ज्यादा बहुत बड़ी डिग्री या बहुत क्वालिफिकेशन की यहाँ आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अस्थायी कार्यकाल। आप या हम सब लोग ये जानते हैं कि चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होता है, चाहे वो स्थानीय सरकार के लिए चुनाव हो, राज्य में चुनाव हो, या हमारे भारत में केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हो, राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो। हमेशा हम देखते हैं कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहता है। तो चुनाव क्या होता है, प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है, तो इसलिए इसका कार्यकाल अस्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई मंत्री या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुन के आ गया तो वो हमेशा के लिए वही रहेगा, वो समय समय पे बदलता रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इन प्रतिनिधियों पर संविधान के द्वारा नियंत्रण रखा गया है। संविधान में बहुत सारे नियम कानून, आप जानते ही हैं कि संविधान क्या है। भारत का संविधान में बहुत सारे नियम कानून को मिलाकर एक भारत का संविधान तैयार किया गया है। उसमें संविधान में बहुत सारे ऐसे नियम कानून भी है जो इनको नियंत्रित करते हैं, हमारे प्रतिनिधि को नियंत्रित करते हैं। तो क्या है, इनको संविधान के द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है। मान लीजिए कि ऊपर के स्तर पर हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन उससे ऊपर भी राष्ट्रपति होते हैं जो कि कार्यपालक प्रमुख होते हैं। लेकिन भारत में अगर आप बात करेंगे तो प्रधानमंत्री देश के प्रमुख होते हैं। तो उसके बाद आप देखिएगा उसके नीचे राज्य में क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। आप उसके नीचे स्थानीय स्तर पर भी जाएं तो वहां भी सरकार होती है। तो क्या किया गया है, शक्तियों का थोड़ा थोड़ा विकेंद्रीकरण किया गया है। यानी ऐसा नहीं है तानाशाह या राजा जैसे पहले होता था, उसी के पास सारी शक्ति केंद्रित होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सारी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है किसमें, डेमोक्रेसी में। इसीलिए डेमोक्रेसी को एक सर्वोत्तम शासन प्रणाली के रूप में आज अभी के समय में देखा जा रहा है। इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि एक व्यक्ति के पास संपूर्ण शक्ति केंद्रित नहीं होती है। शक्ति का क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है थोड़े थोड़े रूप में। उसके बाद हम देखते हैं कि चुनाव जो है, मान लीजिए कि चुनाव तो होगा, लेकिन अगर वो फेयर तरीके से चुनाव नहीं होगा तो चुनाव का क्या महत्व होगा, कुछ महत्व नहीं होगा। लेकिन निष्पक्ष चुनाव को रखने के लिए भी यहाँ लोकतंत्र में बहुत सारी व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि चुनाव संहिता लागू हो जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत में कहीं भी चुनाव होता है तो चुनाव होने से कुछ समय पहले वहां पे चुनाव संहिता लागू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अब सरकार जनता को प्रलोभन के रूप में क्या कर सकती है, कोई भी सरकारी योजना या किसी कार्यक्रम का शिलान्यास या कुछ भी इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी सरकार नहीं कर सकती है। इन सारों पर क्या हो जाता है, बैन कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मतदान केंद्रों पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होती है। यानी कि जहाँ पे मतदान होता है वहां पे चुनाव आयोग के द्वारा क्या होता है, पर्यवेक्षक को नियुक्त किया जाता है ताकि चुनाव अच्छे तरीके से हो पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि व्यय करने की एक निश्चित सीमा होती है। मान लीजिए कि चुनावी चंदा, आजकल आप देखते होंगे ये मामला कितना ज्यादा मतलब हाईलाइटेड हो गया है कि एक पार्टी मतलब चुनाव में इतना ज्यादा खर्च हो रहा है। इसको लेके बहुत सारा मतलब आर्टिकल भी लिखा जाता है और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस बात का चिंता जताते हैं कि जितने भी चुनावी पार्टियां हैं या राजनीतिक दल है वो आरटीआई के अंदर आए। वो आरटीआई के अंदर क्यों नहीं आ रही है उनको, क्योंकि वो चुनाव में बहुत ही ज्यादा पैसे का इस्तेमाल करती है। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की तरफ से क्या है, व्यय की एक निश्चित सीमा निर्धारित की गई है और चुनाव हो जाने के बाद चुनाव आयोग क्या करती है, वो खर्च का ब्यौरा मांगती है। तो इस तरीके से क्या है, एक तरीके से प्रतिनिधियों पे नियंत्रण रखने का काम किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि मतदाताओं को प्रलोभन से दूर रखने के लिए कहीं ना कहीं चुनाव संहिता का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कि कहीं अगर चुनाव है, अगर वहां पे चुनाव संहिता लागू हो गया तो अब तो सरकार वहां उस राज्य के लिए या उस जगह के लिए कोई भी कल्याणकारी योजना या नीति कोई भी लागू नहीं कर पाएगी। तो इसलिए क्या है, मतदाताओं को वहां से प्रलोभन से दूर रखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि चुनाव संबंधी कुछ सुधार की भी व्यवस्था अब होनी चाहिए। तो उसमें हम देखते हैं कि फंडिंग के बारे में व्यवस्था, जितनी भी राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं अवैध तरीके से भी देश से और विदेश से भी फंडिंग करवा लेती है। तो लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये फंडिंग के बारे में भी व्यवस्था किया जाना चाहिए। जैसे कि अपराधीकरण पर रोक, अभी भी आप देखिएगा कि भारत में और बेसिकली अब बिहार या जितने भी नक्सलवादी क्षेत्र हैं वहां पर आप देखिएगा कि बहुत ही ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि के जो
जो लोग हैं वो चुनाव में MP और MLA के रूप में लड़के आ जाते हैं और वो जीत भी जाते हैं, जिसका मुख्यतः यह कारण है धन, यानी कि वो पैसे वाले होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो जीत के संसद में आ जाते हैं। मान लीजिए कि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति अगर संसद में चल जाए और वो लोगों के लिए कानून बनाएगा तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसा कानून बनाएगा। जब वो व्यक्ति खुद अपराधी होगा तो लोगों के कल्याण के लिए क्या काम करेगा, उसको तो एक तरह से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो जाएगा, तो उसका जो मन करेगा वो करेगा और अपने जितने भी उसके लोग होंगे वो अपराध के लिए उसको वो तो संरक्षण ही देगा। तो इसीलिए चुनाव सुधार में ये सबसे बड़ा सुधार होने का जरूरत ये भी है कि जितने भी आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उनपे कहीं ना कहीं नियंत्रण लगाया जाए, उनको संसद में नहीं आने दिया जाए, तब जाके हमारे देश की जो जनता है उसके लिए एक मतलब अच्छे प्रतिनिधित्व मिल जाएंगे और कानून भी अच्छे तरीके से बन पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी उम्मीदवार होते हैं वो MP के लिए MLA के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं, उस वक्त क्या है उनकी उम्मीदवार की जो समस्त सार्वजनिक जानकारियां हैं वो इकट्ठा मतलब कि सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बहुत बार कहा जाता है कि आपकी जितनी भी जानकारी है आप उसको सार्वजनिक कीजिए, लेकिन फिर भी उम्मीदवार जो होते हैं वो कोई ना कोई उपाय लगा के अपनी सूचनाओं को कहीं ना कहीं छुपा लेते हैं या फिर गलत तरीके से चुनाव लड़ लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो वो चुनाव सुधार के अंतर्गत आता है। और भारत की डेमोक्रेसी जैसे जैसे समय आगे बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं मैच्योर होते जा रही है और वो अब धीरे धीरे सुधार होगा और डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगी भारत में। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था है वो कैसे काम करती है और इनके जो 3 पिलर्स होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिका। चौथा जो होता है वो चुनाव के रूप में चुनाव के बारे में हमने जाना। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू।